everyone. So today I'm going to discuss about bailable offenses, non-bailable offenses, cognizable offenses and non-cognizable offenses. तो bailable offenses क्या होते हैं? ये सेक्शन 2A ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में मेंशन है. अब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है. ये एक प्रोसीजरल लॉ है. It is a procedural law that came into force on April 1, 1974. Substantive criminal law, that is the Indian Penal Code 1860, by its very nature cannot be self-operative. तो इंडियन पेनल कोड में ये बता रखा है कि ऑफेंस क्या है, उसकी पूरी डेफिनेशन दी है और उसमें कितनी पनिशमेंट मिलेगी वो भी दिया है. लेकिन वो अपने आप में सेल्फ ऑपरेटिव नहीं है. वो खुद से कैसे काम करेगा? उसको काम में लाने के लिए, एक ऑफेंडर को पनिशमेंट देने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर्स का फॉलो होना बहुत ज़रूरी है. और वो प्रोसीजर्स कहाँ मेंशन्ड हैं? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में. A person committing an offense is not automatically stigmatized and punished, nor would the offender be generally speaking interested in confessing his guilt and receiving the sentence. तो अगर कोई ऑफेंडर है वो जाके ऑफेंस करता है तो खुद से तो कहेगा नहीं ना कि मैंने ऑफेंस किया है, भाई मुझे पनिशमेंट दे दो. खुद से तो जाके जेल में बंद हो नहीं जाएगा. जब भी ऑफेंस होगा एक कंप्लेंट फाइल होगी या FIR रजिस्टर कराई जाएगी और उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, एविडेंसेस को कलेक्ट करके ये देखेगी कि वहाँ पे कोई क्राइम हुआ है कि नहीं हुआ है. फिर रिपोर्ट फाइल करेगी कोर्ट के पास, फिर चार्जशीट फाइल होगी, फिर ट्रायल चलेगा, उसके बाद पनिशमेंट मिलेगी, फिर उसका एग्जीक्यूशन होगा पनिशमेंट का. तो ये सब कुछ अपने आप तो होगा नहीं. सिर्फ IPC के रहते तो वो नहीं हो जाएगा ना. उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर चाहिए. और प्रोसीजर कहाँ मेंशन्ड है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में मेंशन्ड है. It is for this reason that the procedural criminal law has been designed to look after the process of the administration and enforcement of the substantive criminal law. अब हम डिस्कस करेंगे कि बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं. अब बेलेबल ऑफेंसेस अगर हम सोचें क्या हो सकता है, अगर कोई ले पर्सन को मैं बोलूँ कि ये बेलेबल ऑफेंस है तो वो क्या समझेगा? बेलेबल ऑफेंस मतलब कि ऐसा ऑफेंस जहाँ पर बेल आराम से मिल जाएगी. तो एज अ मैटर ऑफ राइट बेलेबल ऑफेंस में जो ऑफेंडर है वो बेल की डिमांड कर सकता है. एज अ मैटर ऑफ राइट उसका राइट है कि वो डिमांड कर सके. तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि ये ऑफेंस इतने ग्रेव नेचर के नहीं है, इसीलिए एज अ मैटर ऑफ राइट वो बेल मांग सकता है. अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात करें तो नाम से ही लग रहा है नॉन बेलेबल मतलब ऑफेंस इतने ग्रेव नेचर का है कि वहाँ पर एज अ मैटर ऑफ राइट बेल नहीं मांगी जा सकती है. लेकिन फिर भी अगर कोर्ट चाहे, कोर्ट की डिस्क्रिशन पे कि अगर कोर्ट देना चाहे बेल, उसको लगता है कि भाई ऐसी सिचुएशन है कि बेल दी जा सकती है तो कोर्ट बेल दे भी सकता है नॉन बेलेबल ऑफेंस में. बट एज अ मैटर ऑफ राइट बेल नहीं मिलेगी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में. अब ये डिफाइंड कहाँ है? बेलेबल ऑफेंस डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज A ऑफ CRPC 1973. According to section 2 clause A of the code, bailable offence means an offence which is shown as bailable in the first schedule or which is made bailable by any other law for the time being in force. And non-bailable offence means any other offence. अब हम CRPC की अगर बेयर एक्ट लेते हैं तो हम पीछे की साइड देखेंगे, वहाँ फर्स्ट शेड्यूल दिया है और फर्स्ट शेड्यूल के नीचे काफ़ी सारे ऑफेंसेस मेंशन्ड हैं. तो वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ये सारे ऑफेंसेस हैं जो बेलेबल ऑफेंस हैं. तो वहाँ पर जो फर्स्ट शेड्यूल में ऑफेंसेस मेंशन है वहाँ पर बेल एज अ मैटर ऑफ राइट डिमांड की जा सकती है. नॉन बेलेबल ऑफेंस जो होते हैं वो एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं मानी जा सकती बेल वहाँ पर. लेकिन अगर कोर्ट की डिस्क्रिशन है, कोर्ट देना चाहे तो दे सकता है. नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी बेल दे सकता है. The code does not lay down any criteria on which it bases the classification of bailable and non-bailable offence. कोई एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ बेल मिलेगी और कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ बेल नहीं मिलेगी. नॉन बेलेबल ऑफेंस है मतलब ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ये जो केसेस हैं ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं और ये ऐसे ऑफेंसेस हैं वो बेलेबल ऑफेंस है. ऐसा कोई जनरल क्राइटेरिया नहीं है. However, this classification may be explained on the basis that bailable offences are generally speaking less grave and serious than those which are non-bailable.
Some of the bailable offenses, they are voluntarily causing hurt, committing affray, rioting, absconding to avoid service of summons. अब जैसे छोटे मोटे ऑफेंसेस हैं जो बहुत ग्रेव नेचर के नहीं हैं, जैसे आप वॉलेंटरली किसी को हर्ट कर रहे हो, या फिर यू आर एब्सकॉन्डिंग जस्ट बिकॉज यू डोंट वांट टू टेक द समन, या फिर आप राइट कर रहे हो, राइट कमिट, इतने ग्रेव नेचर के नहीं है. मर्डर और रेप जैसे ऑफेंसेस बहुत ज़्यादा ग्रेव नेचर के हैं. तो छोटे मोटे जो बहुत ज़्यादा सीरियस ऑफेंसेस नहीं है, वहाँ पे एज अ मैटर ऑफ राइट दे आर द बेलेबल ऑफेंस. एज अ मैटर ऑफ राइट जो ऑफेंडर है वो बेल मांग सकता है. और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं जिसमें मर्डर इंक्लूड है, रेप इंक्लूड है, आप पब्लिक सर्वेंट की तरह पर्सोनेट कर रहे हो, एक्टिंग लाइक यू आर नॉट अ पब्लिक सर्वेंट बट यू आर वियरिंग द यूनिफॉर्म, यू आर जस्ट शोइंग ऑफ टू द पब्लिक दैट यू आर अ पब्लिक सर्वेंट जस्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट पोजीशन. तो ये सब बहुत ही ग्रेव और सीरियस नेचर के ऑफेंसेस है. सो दे आर द नॉन बेलेबल ऑफेंसेस. अब आता है what are cognizable offenses and what are non cognizable offenses. तो cognizable offenses वो बहुत ग्रेव नेचर के हैं, और यहाँ पर स्टेट की ड्यूटी बन जाती है कि वो ऑफेंडर को फटाफट अरेस्ट करे, फटाफट इंट्रूड करे उस मैटर में. इसलिए यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है किसी भी पर्सन को और अरेस्ट भी कर सकती है विदाउट टेकिंग द वारंट फ्रॉम द कोर्ट. डायरेक्ट इंट्रूजन पुलिस कर सकती है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में. तो ये डिफाइंड है सेक्शन 2C ऑफ CRPC. According to section 2 clause C of the code, cognizable offense means an offense for which and cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule of the code or under any other law, arrest without warrant. यहाँ पर विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट कर सकती है. कॉग्निजेबल ऑफेंस या कॉग्निजेबल केस कैसा भी है, उसमें पुलिस फर्स्ट शेड्यूल में दिए हुए हैं वो सारे केसेस. हम जब बेयर एक्ट के पिछले भाग में देखेंगे तो वहाँ पे एक फर्स्ट शेड्यूल है, वहाँ पे मेंशन है कि ये जो केस है कॉग्निजेबल केस है और ये जो केस है ये नॉन कॉग्निजेबल केस है. तो कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस विदाउट टेकिंग द वारंट फ्रॉम द कोर्ट इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है और अरेस्ट भी कर सकती है. In case of a cognizable offense, a police officer can arrest the alleged culprit without warrant and can investigate into such a case without any orders or directions from a magistrate. In case of a cognizable offense, it is the responsibility of the state to bring the offender to justice. तो ये बहुत ही ग्रेव किस्म के ऑफेंस होते होंगे, इसीलिए यहाँ पर पुलिस मैजिस्ट्रेट का वेट नहीं करती है, फटाफट इंट्रूड करती है और इन्वेस्टिगेट करती है और अरेस्ट कर सकती है ऑफेंडर को. In case of non-cognizable offense, generally speaking, a police officer cannot arrest without a warrant. And secondly, such officer has neither the duty nor the power to investigate into such an offense without the authority given by the judicial magistrate. अब non-cognizable offense इतने ग्रेव नेचर के नहीं होते हैं, ये ज़्यादातर प्राइवेट ऑफेंस होते हैं, प्राइवेट रॉन्ग्स होते हैं, और यहाँ पर अननेसेसरी इंटरफेरेंस पुलिस का ज़रूरी नहीं होता है, और ना ही यहाँ पे पुलिस की ड्यूटी होती है कि वो ज़बरदस्ती जाके इन्वेस्टिगेट करे या अरेस्ट करे. ही हैज़ टू टेक द वारंट फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट. ओनली देन इन द केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट एंड अरेस्ट द अक्यूज पर्सन. The code has not laid down any criteria to determine whether any particular offense is cognizable or non-cognizable. It all depends upon whether it is shown as cognizable or non-cognizable in the first schedule of the code. तो सारा खेल फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कोड है. आप पीछे देखो, फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है कौन से बेलेबल ऑफेंस है, कौन से नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कौन से कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है, कौन से नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं. Generally all serious offenses, that is offenses punishable with imprisonment for not less than 3 years which require prompt police action, have been categorized as cognizable offenses. तो अब अगर फर्स्ट शेड्यूल देखें तो जनरली सारे केसेस की बात नहीं हो रही है, पर जनरली ज़्यादातर जो केसेस हैं जहाँ पर 3 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट है उनको कॉग्निजेबल ऑफेंसेस माना गया है, और वहाँ पर पुलिस प्रॉम्प्ट एक्शन ले सकती है विदाउट टेकिंग दी वारंट फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट. इन्वेस्टिगेट कर सकती है मैटर को और अरेस्ट भी कर सकती है. However, certain offences like the one relating to marriage, though punishable with imprisonment for 3 years or more, have been categorized as non-cognizable.
as they are in the nature of private wrongs, and making them cognizable will tantamount to unnecessary interference by the police in private life. जो प्राइवेट रॉन्ग्स है ज़्यादातर, जैसे मैरिज के केसेस हैं, भले ही पनिशमेंट 3 साल से ज़्यादा है, फिर भी इनको प्राइवेट रॉन्ग माना गया है और ज़बरदस्ती पुलिस की इंटरफेरेंस की उसमें ज़रूरत नहीं मानी जाती है, इसलिए इनको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाता है. Similarly, in the cases with offences against public justice, giving or fabricating false evidence in judicial proceedings, which though punishable with imprisonment for 3 years or more, have been categorized as non-cognizable once for the risk of police interference in court proceedings. अब जो पब्लिक जस्टिस से रिलेटेड केसेस हैं, जैसे कि फॉल्स एविडेंस आप बना के कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, तो ये सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे पनिशमेंट 3 साल से ज़्यादा की है, लेकिन फिर भी चूंकि ये कोर्ट प्रोसीडिंग से रिलेटेड है, कोर्ट नहीं चाहती कि पुलिस इसमें फालतू का इंटरफेरेंस करे, तो इसको नॉन कॉग्निजेबल कैटेगरी में डाल दिया है. The offences which are not serious and are more in the nature of private wrongs, they have been recognized and non-cognizable. ऐसे offences जो कि बहुत ज़्यादा serious nature के नहीं हैं और इनका जो nature है वो ज़्यादातर private wrong है, तो इसको भी non-cognizable case में डाला है, जहाँ पे punishment 3 साल से कम की दे रखी है. However, certain offences like offences against the public tranquility or offense of uttering words or making gestures to insult the modesty of a woman, etc., though punishable with less than 3 years imprisonment, they have been categorized as cognizable ones for facilitating prompt arrest of the offender. कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पनिशमेंट 3 साल से कम की है, लेकिन वो मॉडेस्टी वुमेन से रिलेटेड क्राइम से, लाइक यू आर इंसल्टिंग दी मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन, या फिर पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अगेंस्ट ऑफेंसेस है, पब्लिक पीस को भंग किया जा रहा है, तो वहाँ पे कोर्ट का वेट नहीं किया जा सकता. औरत की इज्जत बचानी है या पब्लिक पीस को रिस्टोर बैक करना है, तो फटाफट पुलिस प्रॉम्प्ट एक्शन ले सकती है, भले ही वहाँ पर पनिशमेंट 3 साल से कम की है, स्टिल दे आर दी cognizable offense. Police can interfere, can investigate, and can arrest the offender without even taking the warrant of the magistrate. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कोई बताया नहीं है क्लियरली कि कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल क्या है. फर्स्ट शेड्यूल में सब मेंशन्ड है. ज़्यादातर केसेस जहाँ पर 3 साल से ज़्यादा की सज़ा है, ऐसे ऑफेंसेस जहाँ 3 साल से ज़्यादा की सज़ा है, जो ज़्यादा ग्रेव नेचर के हैं, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है. और ऐसे केसेस जहाँ पे भले ही 3 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट है, लेकिन दे आर मोर ऑफ प्राइवेट रॉन्ग्स, जैसे मैरिज रिलेटेड केसेस हैं या फिर कोर्ट प्रोसीडिंग से रिलेटेड कोई ऑफेंस है, तो वहाँ पर जहाँ पे कोर्ट नहीं चाहती कि फालतू में पुलिस आके इंटरफेयर करे और इंट्रूजन करे, वहाँ पर दे हैव बीन मेड non-cognizable. They are non-cognizable offense. Here, if the police has to investigate or arrest the offender, he has to take the permission from the court. He has to take the warrant from the court. Thank you.